अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस जेल में सन्नाटा खींच गया था। वंदिता आर्यन को दर्द में देखकर बहुत दुखी महसूस कर रही थी। उसने आर्यन को संभालने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। कुछ देर जमीन पर तड़पने के बाद आर्यन को थोड़ा सा आराम मिला और वो वंदिता की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि मेरी जान बचेगी या नहीं, लेकिन मैं मरने से पहले ये जरूर जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों थी। उसकी बात ने वंदिता को और भी दुखी कर दिया था, मगर उसके दिल में उबल रहा गुस्सा कम नहीं हुआ था। इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और गुस्से से आर्यन की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे, फिर तुम किसी और लड़की के साथ कैसे घूम सकते थे? घूमना तो एक अलग बात है, तुम उसे गले भी लगा रहे थे। अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही खेलना था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसकी बात ने आर्यन को चौंका दिया था। वो तुरंत बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके सीने पर हुए घाव के कारण उसके चेहरे पर दर्द की शिकन आ गई। गुस्से में भी वंदिता अपने प्यार को छुपा नहीं पाई और दौड़कर आर्यन की मदद करने लगी। उसने आर्यन को जेल की दीवार से टिकने में मदद की। आर्यन की सांसें तेज हो चुकी थी। वो बोला, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुमने आखिर मुझे दूसरी लड़की के साथ कब देखा? मेरा विश्वास मानो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। एक पल के लिए वंदिता अपनी सोच में डूब गई, क्योंकि उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस साधु ने उसे आर्यन के बारे में बताया था, उस साधु को वो जानती नहीं थी। शायद वंदिता ने उस साधु पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो जानती थी कि उसकी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग थे जिसको जादुई विद्या आती थी। वो आर्यन की बातों पर इसलिए विश्वास करना चाहती थी क्योंकि कोई भी अपनी जान इस तरह से दांव पर लगाकर उसे बचाने नहीं आता। मगर इस वक्त आर्यन उसके सामने घायल हालत में बैठा हुआ था। मगर वो फिर भी बोली, तो मैंने उस दिन किसको देखा था? मुझे नहीं मालूम कि तुमने किसको देखा था, मगर एक बात पर यकीन कर लो कि वो आदमी मैं नहीं था। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकता। आर्यन की आवाज की सच्चाई को सुनकर वंदिता की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा मजाक हुआ है। वो तुरंत दौड़ते हुए आर्यन के पास गई और उसकी बाहों में लिपट गई। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन गुस्से में शीतलपुर को छोड़कर नहीं भागती तो आज तुम इतने दर्द में नहीं होते। मगर आर्यन ने उसे आगे कुछ कहने नहीं दिया और तुरंत उसे कस के गले लगा लिया। जब से उसे मालूम चला था कि राजकुमारी वंदिता का अपहरण हो गया था, वो अपने दिल में आ रहे बुरे ख्याल को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब राजकुमारी वंदिता उसकी बाहों में थी तो उसके दिल को शांति मिल गई थी। अब बस शांत हो जाओ, हमें यहां से निकलने का रास्ता तुरंत ही ढूंढना होगा। मैंने उस राजा को देख लिया है, वो बहुत ही क्रूर नजर आ रहा है। वो किसी भी वक्त अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आर्यन ने कहा और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगा, मगर उसके घाव से खून अभी भी बह रहा था, जिसके कारण उसके पैर लड़खड़ा गए। वंदिता तुरंत बोली, तुम आराम करो, मैं कुछ करती हूं। मगर आर्यन उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो बोला, नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी। मगर तभी वंदिता ने उसकी तरफ पैनी नजरों से देखा और कहा, क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? आर्यन ने तुरंत ना में सिर हिलाया। तब वंदिता बोली, मैं भी बहुत ताकतवर हूं। तुम मेरी जान बचाने के लिए यहां आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब मेरी बारी आ गई है कि मैं भी अपनी कला का प्रदर्शन करूं। वंदिता का ये रूप आर्यन के लिए बहुत ही नया था, इसलिए उसने अपने कदम पीछे लिए और तुरंत जमीन पर बैठ गया। वंदिता जेल से बाहर देखने लगी। जैसे ही वहां पहरा दे रहा सैनिक उनकी जेल के सामने से निकलने लगा तो वंदिता तुरंत दुख भरी आवाज में बोली, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी दे दीजिए। एक पल के लिए वो सैनिक वंदिता की तरफ शक की नजरों से देखने लगा, मगर वंदिता के चेहरे को देखकर कौन आदमी अपना होश नहीं खो बैठता। आर्यन को यह देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता था
कि वो वंदिता के बीच में नहीं बोल सकता है। वो सैनिक बोला, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। वंदिता एक बड़ी मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ मुड़ी। कुछ ही देर में वो पहरेदार वहां पर वंदिता के लिए एक लकड़ी के बोल में पानी लेकर आ गया, लेकिन वंदिता सलाखों के पीछे से उस बोल को नहीं ले पा रही थी। इसलिए उसने बहुत ही मासूमियत से भरी आवाज में कहा, क्या तुम अंदर आकर मुझे ये पानी दे सकते हो? मैं प्यास से मरी जा रही हूँ। देखो, अंदर मेरा साथी भी घायल पड़ा हुआ है। मैं इतनी कमजोर औरत तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लूंगी। इतना कहने के बाद उसने उस पहरेदार को एक बड़ी मुस्कान दी, जिसे देखकर वो पहरेदार अपना होश खो बैठा। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, क्योंकि वो जानता था कि अभी अभी उस सलाखों के पीछे क्या हुआ था, लेकिन वो राजकुमारी वंदिता की खूबसूरती की उपेक्षा नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और ताला खोलकर जेल के अंदर आ गया। आर्यन उस पर वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन वंदिता ने उसे इसका मौका नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही वो सिपाही अंदर आया, वंदिता ने उसके कंधे पर एक जोर का वार किया, जिसके कारण वो जमीन पर गिर गया। इसके पहले कि वो चिल्ला पाता, आर्यन ने वंदिता का दुपट्टा उस सैनिक के मुंह में भर दिया। वंदिता ने तुरंत उसकी जेब से चाबी निकाली और आर्यन के पास फेंक दी। उसके बाद उसने उस सैनिक के पेट में एक जोर की लात मारी और अपने दुपट्टे के दूसरे हिस्से की मदद से उसके हाथ बांध दिए। उसने ये काम इतनी होशियारी से किया कि ये देखकर आर्यन की आंखों में एक चमक आ गई। अगले ही पल उसने उस सैनिक के सिर पर एक जोर का वार किया, जिसके कारण वो बेहोश हो गया। वंदिता ने अपने हाथ में ली हुई चाबी को हवा में हिलाते हुए आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने तुरंत आर्यन को अपना सहारा देकर जमीन से उठाया। वो दोनों उस सैनिक को वहीं बंधा हुआ छोड़कर भागने लगे, लेकिन महल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। वहीं सिद्धांत और जयंत साथ में रामपुर पहुंच गए थे। रामपुर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां पर किसी तरह की भीड़ लगी हुई थी। न जाने कितने राज्यों से वहां पर योद्धा आए थे। उन दोनों ने समय बर्बाद नहीं किया और जल्द ही प्रतियोगिता के मैदान में पहुंच गए। वहां पहुंचकर सिद्धांत ने जयंत को मैदान में साथ चलने के लिए कहा। मैदान में चारों तरफ अलग अलग प्रकार के दानव खड़े हुए थे। वहां कुछ इंसान योद्धा भी मौजूद थे, लेकिन सभी बहुत ताकतवर नजर आ रहे थे। पहली प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। वहां मौजूद सभी लोग उत्साह से चीखने लगे। सिद्धांत ने टीजिंग स्माइल के साथ जयंत की तरफ देखा और बोला, भैया, तो आप तैयार हैं? मुझे विश्वास है कि मैं इस प्रतियोगिता को जीतूंगा। सिद्धांत जानता था कि इस बात से जयंत कितना चिढ़ जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि जयंत को उसकी बात से इतना गुस्सा आ जाएगा कि वो सबसे पहले मैदान में उतर जाएगा। मैदान में उतरते ही जयंत ने वहां मौजूद सारे योद्धाओं को देखते हुए खुलेआम चुनौती दी और बोला, मैं जयंत चौहान शीतलपुर से आया हूं। मेरा नाम सुनकर शीतलपुर में सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा। बस बताना चाहता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं। अगर तुम में से किसी में भी दम है तो आगे आओ और मुझसे लड़ो। जयंत को अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते हुए देख सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई थी। उसने धीरे से अपने कदम पीछे ले लिए। वहां मौजूद सारे योद्धाओं के चेहरे गुस्से से लाल हो गए थे। वो अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक योद्धा आगे आया। उसके हाथ बड़े ही अलग आकार के थे। अचानक से वहां युद्ध का बिगुल बज गया। अगले ही पल वो योद्धा आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ हवा में घुमाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उस मैदान पर एक तेज तूफान आने लगा। दरअसल उस योद्धा के पास हवा को अपने नियंत्रण में करने की ताकत थी। जयंत इस ताकत को देखकर एक पल के लिए चौंक गया। उसके पैर हवा में उड़ने लगे थे। वो जानता था कि अगर उसने उस योद्धा को नहीं रोका तो किसी भी वक्त वो हवा में तेजी से उड़ने लगेगा और अपने प्रतिद्वंदी को हरा नहीं पाएगा। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। जयंत जब ऐसे युद्ध पर जाता था तो उसे अपनी कुल्हाड़ी के साथ युद्ध करने में बहुत मजा आता था। उसने तुरंत अपने दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए कुल्हाड़ी को हवा में घुमाया
और उससे उस योद्धा को मारने की कोशिश की, मगर वो योद्धा हवा की तरह तेज भी था। कुल्हाड़ी की नोक उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो पीछे हट गया। जयंत अपना नियंत्रण खो रहा था। उसके चेहरे पर अब एक शिकन नजर आ रही थी। वो पहले ही युद्ध में हार नहीं सकता था, मगर सिद्धांत ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो बस चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आर्यन और राजकुमारी वंदिता की जिंदगी से उनकी मुश्किलें कम हो जाएं। जयंत तुरंत अपने आप को संभालते हुए नीचे जमीन की तरफ झुक गया, जहां पर हवा का दबाव बहुत कम था। वो इसी तरह झुकते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो अपने दुश्मन के पास पहुंचा, उसने अपना हथियार हवा में उठाते हुए उसके पैर पर एक जोर का वार किया। अगले ही पल उस मैदान में आया हुआ तूफान मद्धम होने लगा। जयंत का दुश्मन दर्द भरी चीख से चिल्ला उठा। उसका आधा पैर कट चुका था। वो जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा, मगर जयंत के मन को शांति नहीं मिली थी। इसलिए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस दुश्मन पर और वार किए। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी को पता चल गया था कि इस युद्ध का विजेता कोई और नहीं बल्कि जयंत है। जहां जयंत के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, वहीं सिद्धांत के चेहरे पर गुस्से का उबाल। उसने शायद जयंत को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। जयंत ने एक नजर सिद्धांत की तरफ डाली और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, देख लिया, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी ताकत पर शक नहीं कर सकते। मैंने कुछ पलों में ही अपने दुश्मन को धूल चटा दी। सिद्धांत का गुस्सा उसकी रगों में उबल रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये तो अभी शुरुआत है भैया, अभी आपको न जाने ऐसे कितने दुश्मनों का सामना करना होगा। वहीं दूसरी ओर वंदिता और आर्यन राजमहल से भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अचानक से उन्हें एक खिड़की नजर आई। वंदिता ने चिंता भरी नजरों से आर्यन की तरफ देखा, लेकिन उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। वंदिता ने तुरंत अपना सर हिलाया और वो खिड़की से नीचे कूदने लगी, लेकिन तभी पीछे से कुछ सिपाहियों ने उन्हें भागते हुए देख लिया। मगर वंदिता खिड़की से आधी बाहर निकल चुकी थी। उसने नीचे जाते जाते देखा कि कैसे उन सिपाहियों ने आर्यन को पकड़ लिया था। क्या होगा आगे? क्या आर्यन और वंदिता सही सलामत शीतलपुर पहुंच पाएंगे? क्या सिद्धांत अपने ही जाल में फंस जाएगा? क्या दुश्मन जयंत को इतनी आसानी से मार देंगे? क्या था भूषण का राज? आखिर वो सबसे क्या छुपा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।